फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गंगा सिंह कॉलेज छपरा। आज हम लोग बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी ऑनर्स का पेपर 4 का ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन के बारे में देखेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग जानने से पहले सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि हीमोस्टैसिस क्या होता है। तो हीमोस्टैसिस इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच प्रिवेंट ब्लड लॉस। ये एक और मिलता जुलता शब्द है जिसको हम लोग होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो प्लीज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विथ होम्योस्टैसिस विच मीन्स दिस इज़ द इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी इन्वायरमेंट। तो हीमोस्टैसिस जो ब्लडिंग को रोकता है या ब्लड लॉस को रोकता है, उसको बहुत सारे मैकेनिज़्म जो होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। बेसिकली 4 मैकेनिज़्म हैं हीमोस्टैसिस के, जिसमें पहला मैकेनिज़्म है वस्कुलर स्पाज्म, दूसरा जो है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है, तीसरा जो है वो ब्लड क्लॉट है, और चौथा जो है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फाइब्रोजन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वैस्कुलर स्पाज्म क्या है। सबसे पहले जैसे ही कोई लोकल इंजरी होता है या कोई कट होता है या कोई ब्लड वेसल्स रिप्चर होता है, तो वहाँ का जो स्मूथ मसल होता है उसका कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, और उस कंस्ट्रिक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, जैसे हमारे नर्व इम्पल्स हैं, या जो मायोजेनिक स्पाज्म हैं, या प्लेटलेट का बहुत सारा फैक्टर हैं, या लोकल ट्रोमेटिक जो फैक्टर हैं वो काम करते हैं। सबसे पहले जो नर्व रिफ्लेक्स होता है वो विशेष प्रकार का जो पेन इम्पल्स है उसको रिसीव करके स्मूथ मसल को कॉन्टैक्ट करने का काम करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो स्मूथ मसल का एरिया है वो ज़्यादा वो काम करते हैं और वो बराबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लोकल कंस्ट्रिक्शन होता है, और लोकल कंस्ट्रिक्शन होने के कारण जो ब्लड का आउटफ्लो होता है वो रुक जाता है। और तीसरा जो होता है वो प्लेटलेट का भी योगदान होता है, क्योंकि उसके अंदर विशेष प्रकार का केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोक्सिन A2 कहते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मूथ मसल है उसको कंस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर प्लेटलेट होता क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो प्लेटलेट का निर्माण चूँकि एक होम्योपैथिक प्रोसेस है, इसलिए इसका जो निर्माण जो होता है वो होम्योपैथिक स्टेम सेल के द्वारा होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की हार्मोन की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग थ्रोम्बोपोएटिन बोलते हैं। और ये हार्मोन जो होता है माइलिनॉइड कॉलोनी सेल को मेगाकैरियोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग सेल में कन्वर्ट करता है, जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है मेगाकैरियोब्लास्ट में। यहाँ मेगाकैरियो साइट्स में कन्वर्ट होते हैं, और अल्टीमेटली मेगाकैरियोसाइट्स फॉर्म्स 2000 to 3000 स्मॉल वेसिकल्स which is after certain days surrounded by plasma membrane and form platelets। और ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि धीरे से ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। ऐसे प्लेटलेट्स का बहुत सारा फंक्शन है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो प्लेटलेट का जो डायमीटर होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है, और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि इसके अंदर न तो न्यूक्लियस पाया जाता है और न ये रिप्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं। ये वैसा ही एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हैं जो हमारे मसल में पाए जाते हैं। साथ साथ इसके अंदर दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, चाहे वह स्मूथ हो चाहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। गोल्गी बॉडी की मात्रा ज़्यादा होती है, और ATP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को फॉर्म करने वाले जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं वो प्लेटलेट के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसे भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं, पाए जाते हैं, जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2, सीरोटोनिन भी पाया जाता है। तो जब ब्लड वेसल में कोई इंजरी हो, या कोलेजन फाइबर में इंजरी हो, या एंडोथेलियल वॉल में इंजरी हो, तो प्लेटलेट क्या करता है, धीरे धीरे वहाँ आके जो नियर बाई सरफेस एरिया है वो स्टिक होने लगता है। चूँकि वो जो सरफेस है ब्लड वेसल्स का, कोलेजन फाइबर का या एंडोथेलियल वॉल का, वो भींगा हुआ रहता है, वेटेबल सरफेस रहता है। तो इस प्रोसेस को प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में हम लोग प्लेटलेट एडिशन के नाम से जानते हैं। तो पहला प्रोसेस जो होता है प्लेटलेट एडिशन का होता है।
धीरे धीरे उसके आसपास की सारी जो चीज़ें हैं वो जैसे ही वो चिपकता है तो उसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आता है, और उस चेंज के कारण बहुत सारे उसके अंदर के जो चीज़ हैं वो आके नेटवर्क बनाने लगते हैं, और प्लेटलेट का जो स्यूडोपोडिया होता है वो चारों तरफ अब डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है जहाँ इंजरी है। और इसके लिए मुख्यतः 3 चीज़ें ज़रूरी होते हैं, जैसे प्लेटलेट का एडीपी, सेरोटोनिन और प्लेटलेट का थ्रोम्बोक्सिन A2। ये इंजर्ड प्लेस पे चले जाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट रिएक्शन। और धीरे धीरे जो कट एरिया है वहाँ जाके ये क्या करते हैं, एक प्रकार का नेटवर्क बनाते हैं और सभी के सभी प्लेटलेट क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। थर्ड प्रोसेस को हम लोग प्लेटलेट एग्रीगेशन बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है उसमें प्लेटलेट एडेशन, प्लेटलेट रिएक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन के द्वारा जो ब्लड फ्लो है, आउटवर्ड जो ब्लड फ्लो है उसको रोक दिया जाता है। बहुत ही कारगर है। चूँकि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि प्रतिदिन हमारे शरीर में छोटे छोटे सैकड़ों कट्स होते हैं और इस कट्स को ब्लड क्लॉटिंग द्वारा नहीं भरा जा सकता है। तो प्रकृति ने हमें ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को उपहार स्वरूप दिया है, और छोटे छोटे जितने भी माइन्यूट कट्स हैं वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन द्वारा हील कर दिए जाते हैं। तीसरा है ब्लड क्लॉटिंग का। तो ब्लड क्लॉटिंग को जानने के पहले हम लोग जान सकते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और ये क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं रोमन न्यूमरल्स में डिनोट किया जाता है, और एक्चुअली जो इनका नामकरण है वो इसके डिस्कवरी के आधार पे है, न कि इसके फंक्शन के आधार पे है। जैसे कि हम लोग देखते हैं इसका सिनोनिमस नाम भी है, जैसे जो क्लॉटिंग फैक्टर 1 है वो प्रोथ्रोम्बिन है, जो क्लॉटिंग फैक्टर 2 है वो प्रोथ्रोम्बिन है, जो क्लॉटिंग फैक्टर 3 है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फैक्टर 4 जो है वो कैल्शियम आयन है, फैक्टर 5 है वो प्रोएसिलरीन है, फैक्टर जो 6 है वो एसिलरीन है, 7 जो है स्टेबल फैक्टर है, जो फैक्टर 8 है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है, जो फैक्टर 9 है इंटो हेमोफिलिक बी है, और फैक्टर जो 10 है स्टुअर्ट फैक्टर है, फैक्टर जो 11 है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी है, फैक्टर जो 12 है वेगमैन फैक्टर है, और फैक्टर जो 13 है वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो इस तरह फैक्टर जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं हमारे शरीर में लगभग 13 हैं, उसके अलावा कैनिनोजन है और प्री कैलिकरीन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बेसिक मैकेनिज्म क्या है। एक्चुअली 50 से ज़्यादा ऐसे क्लॉटिंग सबस्टांसेस पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ताज्जुब की बात है कि ये सभी के सभी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब ये निर्भर करता है कि बेसिकली ब्लड के अंदर 2 प्रकार के जो कारगर सबस्टांस है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकोगुलेंट्स और एंटीकोगुलेंट्स। अब दोनों के बीच का जो अवेलेबिलिटी और इनअवेलेबिलिटी है वो डिटरमाइन करता है कि ब्लड का क्लॉटिंग होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए बेसिकली जो थ्योरी है वो उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोकोगुलेंट है या नहीं है। तो मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली 3 मैकेनिज्म है। पहला कि किस तरह हम लोग जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है उसको एक्टिवेट करें, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं और ये सभी फैक्टर आपस में मिल के काम करते हैं, बहुत सारे केमिकल मिल के काम करते हैं, प्लेटलेट काम करता है, और हम लोग प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के रूप में लाते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है यह फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है जो ब्लड को क्लॉटिंग में मदद करता है। यहीं से ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। अब इसके लिए 2 फैक्टर है, एक जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर है और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो एक्सट्रिंसिक जो फैक्टर है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है वो टिश्यू ट्रोमा से स्टार्ट होता है, और जो ट्रोमाटाइज टिश्यू है वो क्या करता है, टिश्यू फैक्टर को रिलीज करता है। इसको हम लोग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल सकते हैं। और यहाँ उसमें बहुत सारे फॉस्फोलाइपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, लाइपोप्रोटीन भी हो सकते हैं, और धीरे धीरे ये टिश्यू जो फैक्टर है वो क्या करता है कि फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 7 कैल्शियम आयन के साथ मिल के फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे ये 10 जैसे ही एक्टिवेट होता है, और ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के लिए।
तो धीरे से क्या होता है कि बहुत सारे जो फैक्टर 10 के लिए फॉस्फोलाइपिड्स हैं जो प्लेटलेट्स का वो आ जाते हैं, साथ साथ जो लाइपोप्रोटीन है वो आ जाते हैं। और यहाँ जो फैक्टर 10 है वो एक प्रकार का प्रोटीएज का काम करता है और यही क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, फैक्टर 5 को रिलीज करता है और ये पोटेंट एक्सेलरेटर है। ये फैक्टर 5 पोटेंट एक्सेलरेटर है जो फैक्टर 10 को काम करने के लिए आगे बढ़ाता है और वह फॉस्फोलाइपिड्स कैल्शियम आयन के सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर जाता है। अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है बेसिकली तब होता है जब या तो टिश्यू में ट्रोमा हो या कोई ब्लड वेसल डैमेज हो या एंडोथेलियल सेल डैमेज हो, तो सबसे पहले फैक्टर 12 को एक्टिवेट किया जाता है। फैक्टर 12 को एक्टिवेट करने के लिए फॉस्फोलाइपिड्स की आवश्यकता पड़ती है, जो फॉस्फोलाइपिड्स या तो अवेलेबल रहता है या प्लेटलेट के द्वारा डोनेट किया जाता है। धीरे से यहाँ प्लेटलेट फैक्टर 3 की भी आवश्यकता पड़ती है जो फैक्टर 12 को एक्टिवेट करे और जैसे ही फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है वह फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 11 एक्टिवेट होने के लिए बेसिकली ज़रूरत पड़ता है कैलिकरिन और प्रोकाइनेटोजन की आवश्यकता पड़ती है और ये फैक्टर जैसे ही 11 एक्टिवेट होता है ये प्रोसीड करता है कि फैक्टर 9 को कैसे एलिवेट किया जाए। फैक्टर 9 एलिवेट होने के बाद ज़रूरत पड़ता है कि फैक्टर 10 को कैसे एक्टिवेट किया जाए और यहाँ एक फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम फैक्टर 8 है। मैं बताते चलूँ कि फैक्टर 8 को हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 1 कहते हैं। अगर ये एब्सेंट होता है तो एक बीमारी की पता चलती है जिसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो स्ट्रिंजिक फैक्टर है उसके लिए कैल्शियम आयन, बहुत सारे फॉस्फोलाइपिड्स की आवश्यकता पड़ती है और धीरे धीरे यहाँ फैक्टर 10 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है और एक्टिवेट हो जाता है और पुनः वह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम करता है और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर पुनः प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो अपर पार्ट है इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक पाथवे का वो अलग है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्सन के बाद सेम हो जाता है। इसलिए अंततः जो ब्लड क्लॉटिंग है थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो यहाँ हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोसेस को देखें जिसमें हम लोग देखें कि वैस्कुलर स्पाज्म क्या है, प्लेटलेट प्लग सिस्टम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है, उसके लिए इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक प्रोसेस क्या है, ये सभी प्रोसेस मिल के ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।